कल दिल्ली में प्रधानमंत्री ने फार्मर्स बिल वापस ले लिया। वो इसलिए लिया कि जो लड़ने वाले थे, जो मांगने वाले थे, उनकी एकजुटता, उनकी ताकत बनी। वो सब एक साथ मिलकर आए और एक मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई की शुरुआत की। तब जाकर आखिरकार दे ही क्यों न सही, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। तो इसीलिए आपकी जो मांगे हैं, जिया भाई ने कहा कि हमारे में एक आदत है कि हम बहुत जल्दी किंतु परंतु ढूंढने लगते हैं, और हर रोज मैं जहां पर भी जाता हूं, खड़े रहता हूं, कुछ बोलता हूं, तो उसमें तो जरा ज्यादा ही किंतु परंतु रहता है। इलेक्शन में खड़े क्यों खड़े? जीतेंगे क्या हो गया? अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे? अब वो वक्त आया है कि जहां पर हमको अपने हक, अपने अधिकार, जो हमारा राइट है और जो इस जमहूरी मुल्क में हमें दिया गया है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हमारे अपने जो राइट्स है, अगर वो हमें नहीं मिल रहे हैं तो हमने क्या करना चाहिए? या तो खामोशी से उसे बर्दाश्त करना, सहन लेना कि नहीं चलिए जो चल रहा है चलने दीजिए, या कहीं ना कहीं हमें अपनी आवाज बुलंद करना, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहे वहां पर जाकर लड़ना। ये आज वक्त और हालात ऐसे ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हमें मांगने से नहीं मिलने वाली है। सिर्फ हम कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और समझेंगे कि सरकार, हुकूमत, चाहे किसी की भी हो, सरकारें किसी की भी हो, वो आपके तरफ ध्यान देंगी, आपकी मांगों को संजीदगी से लेगी और उसे पूरा करेंगी। मैं जाती तौर के ऊपर नहीं समझता हूँ, और ख़ास तौर से जब माइनॉरिटीज़ की बात आती है, जब मुसलमानों की बात आती है। अफसोस ये है कि हमने हमारे अंदर की जो एक फाइटिंग स्पिरिट थी, वो कहीं ना कहीं हम गवाते जा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि आज जो हालात है कि अगर कोई बोलता भी है तो उसे अंदर जाना पड़ता है। और ये मुल्क की सच्चाई, आज जो हम हालात देख रहे हैं, 2 दिन पहले हमने औरंगाबाद में एक सिचुएटिंग डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र नाम की एक कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज की, और औरंगाबाद का जितना भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स है, सेक्युलर नॉन मुस्लिम्स है, इन सभी को हमने बुलाया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि ज्यादातर हमारे एजुकेटेड क्लास के लोग ये समझते हैं कि नहीं, हम इस सेक्युलर मुल्क के अंदर रहते हैं तो हम सिर्फ सेक्युलरिज्म का नारा लगाते रहिएगा, और उस सेक्युलरिज्म के नारे की वजह से आज हमारी जो हालात हो गई है, वो कहीं ना कहीं उस हकीकत से वाकिफ होकर भी, जानकर भी अनजान बने रहते हैं। हम अगर सड़क के ऊपर उतरने की बात करते हैं तो सोचते हैं कि ये सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, हम किसके लिए जाना चाह रहे हैं? आप अगर रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिस अदालत के अंदर इतनी मेहनतों के साथ पूरे डेटा सबमिट करने के बाद, पूरी जानकारी अदालतों को देने के बाद, 2 फॉर्मों की रिजर्वेशन की बात जब अदालत के सामने आई तो अदालत ने यह कहा कि मराठास जो है वो इसमें बैठते नहीं है, क्योंकि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो किस हद तक है, और मुसलमानों का सोशल इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इस सब को देखते हुए अदालत ने
अदालत ने जब ये कहा, ये फैसला सुनाया कि इनको 5% एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए, आप बताइए हमें क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम जितने भी हैं, हम एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ हुए हैं। हमने जब नारा दिया कि हम मुंबई जाएंगे और सड़क के ऊपर हम ये लड़ाई लड़ेंगे, हम आंदोलन करेंगे, अगर इस मुल्क का किसान अगर 1.5 साल सड़क के ऊपर बैठता है और उसे कामयाबी मिलती है, तो उसकी वजह यही है कि वो एक ताकत बनकर वहां पर खड़ा है और लड़ रहा है। 1.5 साल के बाद ही क्यों ना सही, कितने किसानों की जान जाने के बाद ही क्यों ना सही, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन हम कहते हैं कि साहब, हम आपकी रिजर्वेशन की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, हम आपकी वक्फ की जमीनों की तहफ्फुज़ की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। तो हमारे ही बीच में, हमारे ही सफों में बैठे हुए लोग कहते हैं नहीं, ये तो एमआईएम वाले हैं, ये तो एक सियासी पार्टी है। कि ये भी एक सच्चाई नहीं है कि अगर हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इसे लीड करेंगे, तो ये भी एक सच्चाई है। और जो एक हमको सबको सोचने की जरूरत है, अगर इम्तियाज अली कहेगा कि मैं जा रहा हूं मुंबई, मेरे साथ आप चलिएगा, तो कई सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, आपकी तो एक सियासी पार्टी है, मैं क्या करूं? कि महाराष्ट्र से अगर इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आता है तो वही उसे लीड करेगा। अगर और 4 अलग अलग सियासी जमातों में से आते तो हम उन्हें कहते कि तुम इसका नेतृत्व करो, तुम लीड करो। लेकिन हर बात के ऊपर किंतु परंतु हम इतनी ज्यादा करते हैं, और हमारी एक फितरत है कि हम किसी को अपना आमिर नहीं मानते हैं, क्यों किसी को अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज औरंगाबाद शहर, जिसकी पहचान कभी यह हुआ करती थी कि हर छोटी मोटी बात के लिए यहाँ पर दंगे हुआ करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ की पुलिस ये कहती है, आज यहाँ के सरकारी अधिकारी ये कहते हैं कि साहब, अब हमें औरंगाबाद को जो कम्युनल टैग का एक लगा हुआ लेबल था, वो आपकी वजह से हटा है। ये मेरी वजह से नहीं हटा है, ये गलत बात है। ये मेरी उस आवाम की वजह से हटा है जिन्होंने ये एहसास किया कि नहीं, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, हम अपना सियासी नुमाइंदा अगर हम चुनकर लेकर आए, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ, दुआ फाउंडेशन नाम से, लेकिन उससे बड़ा एक एनजीओ जो आपसे भी बड़ा एनजीओ मैं जो चलाता हूँ, वो इस शहर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैसियत की तरफ से मैं जो चलाता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो गरीबों की मदद करने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, आप कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं एक एनजीओ के जरिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जो काम अल्लाह की तरफ से जो मुझे मौका मिला है, जब हमने तुम्हें चुना है तुम ये काम करो, तो वो काम कैसे होते। आज वक्त की जमीनों के बारे में इतने सालों से हम लड़ रहे हैं। कितने एनजीओज मैंने देखा है जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के अंदर अपने तौर के ऊपर, छोटे छोटे तौर के ऊपर ये लड़ते जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ नतीजा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 93,000 एकड़ जमीन वक्फ की मुसलमानों की है। 93,000 एकड़, 93,000 पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अगर इस आजाद, लेकिन 93,000 एकड़ जमीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर तहफ्फुज़ करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितने लोगों का स्टाफ है? 24 लोगों का स्टाफ है। 24। कभी सोचे है इस बारे में हमने? बहुत आसान था हमें ये कहना कि साहब मैं चक्कर मार रहा हूं, वहां पर काम नहीं होता है, वहां पर भ्रष्टाचार होता है भ्रष्टाचार, वहां पर काम नहीं होता है। ये बात भी सच्चाई है। लेकिन आज हमको अगर अपनी जमीनों का तहफ्फुज़ करना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक बुलंद आवाज के तौर के ऊपर पूरी कौम एक ताकत के साथ खड़े रहने की जरूरत है। अगर किसान अपने बिल वापस लेने के लिए अगर 1.5 साल बैठ सकता है, तो मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों की आवाम से ये अपील करना चाहूंगा
या अगर पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सिर्फ 8 दिन अगर हम बैठ गए सड़क के ऊपर तो अच्छी अच्छी सरकार को हम भी झुका सकते हैं। सर ने कहा कि 1-1 करोड़ रुपए हमें जो मानती अगर सेटअप हो जाता है, हम सरकार से कहेंगे कि मुस्लिम डेवलपमेंट के नाम के ऊपर हम 1-1 करोड़ रुपया हर रोज मुसलमानों के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे। जाकिर भाई, मैंने असेंबली में भी ये बात कही थी, आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों को उनकी वक्फ की कहीं ना कहीं जानबूझकर अदालत कहती है, इस मुल्क के अंदर सारे फैसले अगर अदालत करती है और अदालत के सारे फैसले तुम मानते हैं तो सिर्फ हमारे ताल्लुक से जो फैसला लिया गया है वो क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं कि तुमको 5% एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए? क्या वजह है? ये वजह ये है कि हम सब खामोश हैं। हमारे लड़ने की ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। पिछले 6 महीने के अंदर 6 महीने में पठान साहब जब से वक्फ बोर्ड का मेंबर बना हूं, 8 दिन पहले 8वां FIR वक्फ बोर्ड के जमीनें लूटने वालों के खिलाफ रजिस्टर किया गया है। 8 FIR पिछले 6 महीनों में। एक साहब ने फोन करके मुझसे कहा कि साहब आपकी जीत के लिए हमने दुआएं किए थे, आप FIR कर दिए हमारे ऊपर। मैं बोला अगले बार नहीं करना। आज आप लोग अलग अलग महाराष्ट्र के इलाकों से आए हैं। जालना रोड भी यकीनन जाना होगा आपका। औरंगाबाद की सबसे हमारी कीमती ज़मीनें अगर कहीं पर है, गिरी पड़ी हालत के अंदर वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन मेन जालना रोड के ऊपर निकलती है। वहाँ पर कभी मौका मिला तो उसी जालना रोड के ऊपर एक छोटी सी टूटी फूटी हालत के अंदर एक मस्जिद है। वो 50 एकड़ ज़मीन पूरी मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें हैं, लेकिन वहाँ पर कौन बैठा है? अगर आप ढूंढने के लिए भी निकलेंगे तो वहाँ पर आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा। कोई धन्ना सेठ जिसने किसी मुतवल्ली को खरीदा, जिसने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को खरीदा, जिसने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को खरीदा, जिसने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खरीदा, जिसने वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर को खरीदा और ये ज़मीनें अपने नाम के ऊपर करवा दी है। ये 8 FIR जो रजिस्टर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ FIR रजिस्टर करके हम खुश हो जाते हैं कि चलिए FIR रजिस्टर हुई है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेटर हेड का अपना एक वजन होता है। FIR रजिस्टर होने के बाद DG को, SP को, पुलिस कमिश्नर को मेरे लेटर हेड के ऊपर भेजता हूँ, ये FIR रजिस्टर हुई, इसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर जाइए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मैं अकेले नहीं, मेरा लेटर भेजने के बाद हमारी बहन फौजिया मैडम जो मेरे साथ वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है, राज्यसभा के हमारे परवनी से आते हैं, फिर वो भी एक लेटर भेजती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को, अधिकारियों को ये समझ में आता है कि 2-2 MP पीछे लगे हुए हैं और एक तो बहुत ही निकला हुआ है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो सीधा वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी। नतीजा ये हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बहुत ज़्यादा ये बदलाव हम देख रहे हैं। अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह बहुत सारी ज़मीनें जो है हम वापस लेंगे। वक्त 2 दिन 3 दिन की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती है, वक्फ बोर्ड की मीटिंग हर महीने में होती है। 1 दिन 2 दिन कंटिन्यूसली इसी तरह हॉल में बैठे बड़े बड़े फैसले लिए। मैंने फिर उठते वक्त ये कहा कि देखिए 2 दिन हो गए हैं, अब किसी ज़मीन के ऊपर जहाँ कब्जा किया गया है वहाँ जाएंगे सब जगह, और वो जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा के अंदर हासिल करेंगे। तो एक मेंबर ने धीरे से मुझसे पूछा, अरे यार कुछ केस वेस तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कि अगर हो भी गा, अगर केस भी होगा तो हमको चलना पड़ेगा। 15 गाड़ियों का काफिला दूसरे दिन सुबह 9 बजे लेकर निकले। एक रात पहले वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को ये कहे कि 4 बोर्ड्स बनाओ कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की
गाड़ो कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। 8.5 एकड़ जमीन, छोटी सी ही क्यों ना सही, लेकिन पहल तो की गई। एक अंदर डर का माहौल तो तैयार किया गया कि हम सिर्फ ऑफिस में बैठ के, सिर्फ मीटिंग लेके, सिर्फ तुम्हें लेटर लिखकर हम ये जमीनें नहीं लेंगे, तुमको जिस भाषा के अंदर समझ में आता है उस भाषा के अंदर जवाब देंगे। तो ये काम पूरे महाराष्ट्र में करने की जरूरत है। आज ये जो मांग की गई है कि हम माटी, जिस तरह से बाटी और साथी है, हम ये बात भी हमारे जो आंदोलन के अंदर रखना चाह रहे हैं। उस आंदोलन के जरिए हम 3-4 जो ऐसी बातें हैं जो हमारे से ताल्लुक रखती है। एक तो ये है कि हम उस सरकार से ये पूछना चाहेंगे, और खास तौर से इस सरकार से तो यकीनन पूछना चाहेंगे, महाराष्ट्र की इस सरकार से, जो कांग्रेस की है, जो राष्ट्रवादी की है, जो शिवसेना की है। मैं 2014 से 2019 तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए था। तो एमएलए रहते हुए काफी करना चाहते हैं, तो मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना नहीं चाहते हैं, तो मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। जब उनके तकरीरें सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कौम के कितने बड़े हमदर्द लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज सरकार में आ गए, 2 साल हो गए, झूठे मुंह ही सही। मैंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर, पार्लियामेंट के अंदर यूट्यूब पे जाइए, मेरी तकरीर सुनिए। मेरी तकरीर से पहले सुनील तटकरे साहब, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक पीरियड में महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, उनकी तकरीर हुई, उनका भाषण हुआ, और उन्होंने भाषण के अंदर सिर्फ एक ही बात कही कि मराठाओं को रिजर्वेशन, मराठाओं को रिजर्वेशन, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उनकी तकरीर खत्म हो गई और वो जाने लगे। तो मैंने कहा, साहब 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मेरी तकरीर है, जरा सुन के जाइए।